नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। दुनिया भर में कई लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। मेडिकल की एक आम समस्या होने के बाद भी लोगों में इसे लेकर जागरूकता की कमी है। आज भी कई लोग इसे दिमागी बीमारी के तौर पर जानते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हो सकता है, लेकिन इससे लेकर जागरूकता की कमी के चलते लोग इस समस्या से जूझ रहे लोगों से न सिर्फ दूरी बना लेते हैं, बल्कि उन्हें दिमागी तौर पर बीमार भी मान लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी को लेकर भी लोगों के अंदर इसी तरह की धारणा बनी हुई है। आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। बात होगी एपिलेप्सी के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश बावरी। डॉक्टर सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से होने वाली बीमारियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में होती हैं और क्या है इसके लक्षण और इसे डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? नमस्कार कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने कहा कि हाँ, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते नहीं हैं और इस बारे में जानना चाहिए ताकि हम शुरू से ही इनको प्रिवेंट कर सकें जी। हम सावधानियां बरत सकें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम इस चर्चा पे जाएं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि न्यूरोलॉजी क्या है जी। मेरे हिसाब से हमें ये समझना चाहिए कि न्यूरोलॉजी क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं जी। अब हम अगर प्रॉपर न्यूरोलॉजी की बात करें तो न्यूरोलॉजी हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो इसमें जैसे ये कहा जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट ब्रेन स्पाइन ज़्यादा आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो वहाँ से नसें निकलती हैं, नर्व्स जो निकलती हैं, हाथों में जाती हैं, पैरों में जाती हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स में जाती है। जैसे मान लीजिए हार्ट की गति होती है, उसका अपना एक सिस्टम होता है, पर उस गति को कम करना, ज़्यादा करना, कब ज़्यादा होगी, ये अगर मान लीजिए एक इंसान है, वो अगर टेंस है तो उसको आप देखिएगा आपके हार्ट की गति थोड़ी बढ़ जाती है ना, तो वो भी बहुत हद तक हमारे संचालित होती है वहाँ से। जैसे सांस की गतिविधियाँ, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उनका अपना भी एक सिस्टम है, पर यस, ये ब्रेन से सिग्नल्स भी जाते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो डिसऑर्डर्स भी ठीक उसी तरह से हम डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेन के डिसऑर्डर्स होंगे, स्पाइन के डिसऑर्डर्स होंगे, नर्व्स के डिसऑर्डर्स होंगे। तो अगर मान लीजिए अब अगर मैं ब्रेन के डिसऑर्डर्स की बात करूं, जैसा आपने कहा एपिलेप्सी बहुत कॉमन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत कॉमन है, स्ट्रोक्स कॉमन है। एक आम बीमारी, आम सिम्टम्स कहूँगा मैं रादर, बीमारी तो मान लीजिए उसके बाद निकलेगी हेडेक है। हर उम्र के लोगों को हेडेक हो सकता है, चाहे कोई भी हो वो। और इसके साथ साथ मान लीजिए पेशेंट को कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग सीजर भी कहते हैं। बहुत सारे एबनॉर्मल मूवमेंट जरूरी नहीं कि वो सीजर्स होंगे, एपिलेप्सी होंगे, वो ट्रेमर्स भी हो सकते हैं जिसको हम लोग ट्रेमर्स, हाथों का कपकपनी कहते हैं। बड़ों में वो पार्किंसनिज्म लेके आती है। आजकल मान लीजिए पहले जो भूलने की बीमारी उम्र दराज इंसानों में होती थी, अब थोड़े कम उम्र में भी देखी गई है, जिसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। ये जो कपकपी का जो आपने जिक्र किया, हाथों की कपकपी, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लक्षण हैं। उनको हम लोग ट्रेमर्स कहते हैं जी। तो वो सीजर्स में नहीं आते, वो एक अलग चीज़ है जिसको हम सीजर्स डिफाइन करेंगे जी। ठीक है ना। जैसे आम चीज़ें होती हैं, आप बहुत बार देखिएगा कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिसको हम लोग फेशियल पल्सी कहते हैं। तो लोग बाग कभी घबरा जाते हैं, अरे स्ट्रोक हो गया। ये स्ट्रोक में भी वो एक पार्ट है, पर उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है कि आंखें बंद हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आपकी आंखें बंद नहीं हो रही तो वो फेशियल पल्सी, जो हमारे बाहर की जो ब्रेन से निकलने के बाद जो नस होती है वो हैम्पर होने से होती है, फेशियल नर्व कहते हैं उसको। उसके बाद जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, किसी को अचानक से पैर नहीं चलते, जो स्पाइन में आता है, माइलोपैथी कहते हैं, अचानक से पैरालिसिस होना हाथ पैरों का, ये सब कुछ एक इमरजेंसी सिचुएशंस है जिसमें पेशेंट्स को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की
ज़रूरत होती है। डॉक्टर, उठने बैठने और सोने के गलत तरीकों से भी क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं? जी, जी कविता जी। अब ऐसी बात है कि हम अगर उठने बैठने गलत तरीके, तो इसमें ऐसा होता है कि हमारी जो, मैंने जैसे आपको स्पाइन के बारे में बताया, हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स होती है सर्वाइकल रीजन्स में, लंबर रीजन्स में, डॉर्सल रीजन्स में, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। नीचे वाले को सैक्रल रीजन्स कहते हैं। तो जो सर्वाइकल रीजन्स है, यहाँ से हमारी नर्व्स निकल के हाथों में जाती है। जो लंबर रीजन्स होती है उससे निकल के हमारे पैरों में जाती है। ये बहुत फ्लेक्सिबल एक तरह की चीज़ होती है। तो अगर आप गलत तरीके से मान लीजिए आप बैठना उठना अगर हम करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। आम तौर पे क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के उसको सपोर्ट करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, और उसके बीच में एक मान लिया ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बहुत बार डिस्क कहते हैं। आम भाषा में हम लोग अगर कहते हैं तो वो स्लिप्ड आउट हो जाती है, इसलिए उसको स्लिप डिस्क भी कहा जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए हमें सही पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं इनका इलाज कैसे होता है और कितना समय लगता है इनको ठीक होने में? कविता जी, देखिए ऐसा है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर जैसे मैंने कुछ तौरों पे उदाहरण के तौर पे आपको दिया कि कितना समय लगता है, तो मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त लेने की कि इसके पहले हम लोग ये बोलें कि इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो अब ऐसा है कि सबसे पहली जो अहम बात है वो है हमें हिस्ट्री पेशेंट की और एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजी में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसी के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अब जो चीज़ें निकलती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट चाहिए या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़, जैसे ईईजी हो गई, एनसीवी हो गई। ईईजी ज़्यादातर हम एपिलेप्सिस के लिए करते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ जो करते हैं वो हम न्यूरोपैथीज़ के लिए करते हैं। सीटी स्कैन करते हैं कि कोई इंजरी या स्ट्रोक है, तो और अच्छी मॉडलिटीज़ में करना चाहें तो हम लोग एमआरआई करके फिर देखते हैं। तो हमें उससे ये फ़ायदा होता है कि उसका रीज़न जानने में हमें सहायता होती है कि इसका कोई रीज़न है या नहीं। डॉक्टर, आपने सीजर्स का जिक्र किया, स्ट्रोक का जिक्र किया, क्या अंतर है सीजर्स और स्ट्रोक में? जी, तो इसमें बहुत अंतर है। पहले मैं स्ट्रोक के बारे में आपको थोड़ा मैं बोल देता हूँ। स्ट्रोक ब्रेन में जाने वाली ब्लड सप्लाई अचानक से बाधित, रुक जाना, इंटरप्ट होना या नली फट जाना तब होता है। दैट इज़ एन एब्रप्ट ऑनसेट वस्कुलर इवेंट। तो उसकी वजह से अगर मान लीजिए कि ब्लड सप्लाई रुक गई तो उसको हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक कहेंगे। अगर ब्लड वेसल्स फट गई और वहाँ पे अगर ब्लड जमा होता है तो उसको हम लोग हीमोरेजिक स्ट्रोक कहेंगे। और किस स्थिति में स्ट्रोक में इंसान की मौत होती है? जी, अब ये बातें ये डिपेंड करता है कि स्ट्रोक का कितना सीवियरिटी है, हाउ मच इट इज सीवियर। अगर बहुत बड़ा स्ट्रोक है तो, और डिपेंड करता है किस जगह पे है। जैसे हमारे ब्रेन स्टेम एक जगह होती है ब्रेन में जहाँ पे हर चीज़ के सेंटर्स मौजूद रहते हैं जी। और कुछ चीज़ें जगह होती है जहाँ पे बीच में होता है। एक स्ट्रोक होने के बाद ब्रेन के चारों तरफ, जहाँ पे स्ट्रोक होता है उसके चारों तरफ स्वेलिंग होती है। तो वो कितना परजिस्ट करता है, कितने दिनों तक रहता है। कभी कभी उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मान लीजिए कि पेशेंट खुद से खा नहीं पाएगा या अनकॉन्शियस स्टेट पे है। कई पेशेंट वेंटिलेटर्स पे रहते हैं, तो उनको जब हमारी जो मान लीजिए सलाइवा है वो ठीक से नहीं निगल पाएंगे तो लंग्स पे जा सकते हैं, उस पे सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सीजर्स स्ट्रोक के बाद भी हो सकता है। जो आपने मेरे को पहले क्वेश्चन पूछा था कि सीजर्स और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, तो ऐसा है कि सीजर्स में
एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन की, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो एब्रप्टली फैलती है और फैलने के कारण हमारे बॉडी मूवमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये कुछ टाइम तक रहता है और डिपेंड करता है कि किस पार्ट में हो रहा है। जी। तो इसको बहुत तरीके से डिवाइड किया गया है। जिन्हें सीजर्स के दौरे बार बार पड़ रहे हैं, क्या भविष्य में उन्हें स्ट्रोक हो सकता है? जी, अगर इसमें ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीजर्स अगर बार बार दौरे पड़ रहे हैं तो क्या उसके पीछे कोई कारण है? जी। तो स्ट्रोक एक हम अलग चीज़ से देखते हैं, अलग उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अगर दोनों का मिश्रण एक ही है, अगर मैं मान लीजिए स्ट्रोक अगर हम आम तौर पे बोलें तो पैरालिसिस को समझते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई एक, सपोज ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लीजिए कहीं पे एक ब्रेन ट्यूमर है या कुछ एक है, एब्सेस है या कोई एक इन्फेक्शन है, उस वजह से हमें सीजर्स भी हो सकता है और बॉडी का एक हाफ पैरालिसिस भी हो सकता है। पर वो पूरे प्रॉपर आपको स्ट्रोक में पड़ेगा या नहीं, ये नहीं बता। जी, ये तो बात हो गई स्ट्रोक की डॉक्टर, लेकिन एपिलेप्सी की अगर हम बात करें तो किस स्थिति में होता है मिर्गी और सही समय पर उपचार कितना ज़रूरी है? इसका उपचार बहुत ज़रूरी है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। आज हम एपिलेप्सीज की बात करें तो ये नियोनेटल, जो बच्चे जन्म के बाद जो इनिशियल पीरियड होता है उसमें भी हो सकता है। उसमें या तो इन्फेक्शन या मान लीजिए कभी ग्लूकोज की कमी की वजह से या कैल्शियम्स की कमी की वजह से ऐसा होता है बहुत बार। और अगर बात करें तो कभी कभी फेब्राइल सीजर्स बोल के एक टर्म है जी। जो 6 साल 6.5 साल तक परजिस्ट करता है बच्चों में। और ये जिस दिन बुखार आएगी, फीवर आएगा, ज़्यादातर उसके फर्स्ट डे में होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर, और बच्चे को सीजर्स तो आ मिर्गी जाते के हैं। दौरों की अगर हम बात करें डॉक्टर, तो क्या ये फ्रीक्वेंटली आते हैं या फिर 1-2 साल के अंतर में भी दौरे पड़ सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कविता जी नहीं हो बता सकते कि हाँ वो दिन में भी 4 बार आ सकते हैं और अगर ये कंट्रोल रहा तो 2 साल में भी नहीं आएगा। हम यही प्रे करते हैं कि पेशेंट को कम से कम इसके दौरे ना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। तो बदलती जीवन शैली के कारण इन दिनों न्यूरो संबंधी समस्याएं भी काफ़ी बढ़ रही है, जिस पर आमतौर पर लोगों का बहुत कम ही ध्यान जाता है। खराब जीवन शैली के कारण शरीर बीमार हो जाता है और इसका खतरनाक प्रभाव दिमाग पर भी पड़ता है। न्यूरो संबंधी समस्याओं से बचने के लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करें। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से आपको फ़ायदा हुआ होगा और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।